अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। इलेक्शन 8 फरवरी को जो होने जा रहे हैं उसके लिए एक अहम तरीन मरहला तय हो चुका है और वो है कागजात नामजदगी का। 24 दिसंबर आखिरी तारीख थी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से हतमी आदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं कि पूरे मुल्क में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के लिए कितने कागजात नामजदगी जो हैं वो वसूल किए गए। ये सब कुछ उन शिकायत के बीच में हुआ जो पीटीआई की तरफ से ख़ास तौर पे सुनने को और देखने को मिल रही थी कि पूरे मुल्क में उनके उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी दायर नहीं करने दिए जा रहे, छीने जा रहे हैं। और उसके बावजूद भी तकरीबन तमाम हलकों में पीटीआई के कागजात नामजदगी भी जमा हो चुके हैं, शायद कुछ रह भी गए हैं। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे उन आदाद शुमार के हवाले से, इलेक्शन के अमल के हवाले से। हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान और माहिरीन मौजूद हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब MB सोमरो साहब, 20 साल से पार्लियामेंट को कवर कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को भी 20 साल से वो रिपोर्ट कर रहे हैं। और उसके साथ नईम हैदर पंजोता एडवोकेट जो कि तहरीक इंसाफ के वकील हैं, वो भी हमारे साथ हैं। इससे पहले कि मैं मेहमानों से गुफ्तगू शुरू करूं, जो आदाद शुमार अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ चुके हैं उनका मुख्तसर खुलासा आपको बताते चलें। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक कौमी असम्बली की 266 सीटों पर 7,713 कागजात नामजदगी दाखिल हुए हैं और बलूचिस्तान की जो कौमी असम्बली में जो सीटें हैं 631 कागजात नामजदगी, और इसी तरह कौमी असम्बली में जो पंजाब की 141 सीटें हैं 3,871 कागजात नामजदगी। खैबर पख्तूनख्वा की 45 सीटों पर 1,322 कागजात नामजदगी और सिंध की 61 सीटों पर 1,681 कागजात नामजदगी, और कौमी असम्बली में इस्लामाबाद की 3 सीटों पर 208 कागजात नामजदगी दायर हुए हैं। और इसके साथ सूबाई असम्बलियों में जो कागजात नामजदगी हैं उनके आदाद शुमार कुछ ऐसे हैं। पंजाब असम्बली की 297 सीटों के लिए 9,029 कागजात नामजदगी दायर किए गए हैं। बलूचिस्तान असम्बली की 51 सीटों के लिए 1,788 कागजात नामजदगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 115 सीटों के लिए 3,464 कागजात नामजदगी। सिंध असम्बली की 130 सीटों के लिए 4,262 कागजात नामजदगी। और ये वजाहत करना ज़रूरी है कि ये वो कागजात नामजदगी के आदाद शुमार हैं जो अभी एतराज़ात से भी पहले और स्क्रूटनी से भी पहले के हैं। और ज़ाहिरी बात है जब इलेक्शन सिंबल मिलता है पार्टियों को तो बाकी जो उम्मीदवार जो कवरिंग कैंडिडेट होते हैं वो भी बड़ी तादाद में अपने कागजात नामजदगी वापस लेते हैं। तो वो कागजात नामजदगी का जब सिंबल मिलेगा और स्क्रूटनी जब हो जाएगी तो उसके बाद असल आदाद शुमार आएंगे कि आखिर इन इलेक्शन में कितनी सियासी जमातें कितने उम्मीदवारों के साथ मैदान में उतरी हैं। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे नईम हैदर पंजोता एडवोकेट से। नईम हैदर पंजोता साहब, पीटीआई की तरफ से जो शिकायत थी वो बज़ाहिर तो अब दूर हो गई। आपके तमाम हलकों में पीटीआई के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कोई बड़ा मसला या कोई एक आध नाम ऐसा जो बड़ा नाम जो आप ले सकें और बताएं कि उसके कागजात नामजदगी दायर नहीं हुए या होने दिए गए? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी नवाजिश जी। अब मैं अगर बात करूं पूरे पाकिस्तान में तो आपको पता ही है कि जिस तरह से 5 दिन एक जंग का समा रहा, लोगों को अगवा किया गया, तजवीज़ कुनिंदों को, तायद कुनिंदों को और उनके जो वकला हैं उनको, जो लेकर पेपर गए थे उनको। कल भी जब लास्ट डेट था तो इंतजार हुसैन पंजोता, आपको पता है लीगल टीम का हिस्सा है खान साहब की, उन्होंने पेपर अपने जमा करवाने थे तो 3:30 बजे हमारी टीम सरगोदा पहुंची तो उनके कल पेपर जमा नहीं हो सके। इसी तरह से हसान न्याजी हैं, वो मिलिट्री की कस्टडी में हैं, उनके साथ हैदर मजीद हैं और हमारे दोस्त मुख्तलिफ सूबों में जिनके नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो जमा नहीं हो सके। हमारी एप्लीकेशन मैं ये समझता हूँ कि कोई होंगी 70% के करीब जो है वो हो गई होंगी और 30% अभी भी बाकी हैं। एक तो हम इंशाल्लाह वो रखते हैं इरादा के कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ भी जाएं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात की थी तो हमें कोई लेवल प्लेइंग फील्ड जो आपको भी किसी को भी नजर नहीं आई कि क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड थी नॉमिनेशन पेपर की हद तक की। जब सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कहा कि इनको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है पीटीआई को क्यों नहीं हासिल,
और 3 बजे का टाइम दिया और मरासले भी जारी किए। उन मरासलों के बावजूद कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि मरासले जिनको जारी किए गए वही MPUs के तहत लोगों को उठा रहे हैं, वही MPUs के तहत लोगों को अगवा करवा रहे हैं और लोगों को उठा के अगवा करके उनके घरों में छापे मार के जलसों के अंदर पानी छोड़ के, तो वो उनका एक किरदार जो है आपके सामने है वो रहा है और चलता रहा। इसी वजह से हम कह रहे थे कि ROs जो है, DROs जो है वो जुडिशरी से होने चाहिए। ये जो इंतजामिया से लेने का सबसे बड़ा नुकसान यही था कि जो आज देखने पड़ रहा है। और आज इलेक्शन भी पंजौथा साहब कोई सियासतदान वकीलों के अलावा, ऑब्वियसली वकीलों ने बड़ी तादाद में अब की बार PTI के बिहाफ पे कागजात नामजदगी दिए हैं, कोई सियासतदान बड़ा अहम जो रह गया हो, जो इन हालात की वजह से कागजात नामजदगी जिसके दायर नहीं हुए, कोई बड़ा नाम बता सकते हैं सियासतदान का जो PTI से जिसका ताल्लुक हो? लिस्ट मेरे सामने नहीं आई ओवरऑल सियासतदानों में से बड़े कौन से रह गए हैं, लिस्ट मेरे सामने नहीं आई। जो ही लिस्ट आएगी तो वो लिस्ट जो है हमारी सोशल मीडिया की एक टीम है उसके पास भी डेफिनेटली, और हमारी जो लीगल टीम है अच्छा उनमें से भी 1-2 बंदों के, अब शुएब शहीन साहब, उमैर इंतजार, ये सारे लोग गए थे इलेक्शन कमीशन से बातचीत करने के लिए और उन्होंने नंबर भी दिया था। लेकिन अगर बात की जाए कि उनकी तरफ से रिस्पॉन्स, तो कल भी मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मैसेज किया कि इस हल्के से नॉमिनेशन पेपर नहीं दे रहे, तो उनका कोई रिस्पांस नहीं आया। और इसी तरह से शुएब शहीन साहब ने भी राब्ता किया तो उनका कोई रिस्पांस नहीं आया। कोई आपने नाम तो इलेक्शन कमीशन को दिए होंगे ना, बड़े सियासतदानों के कि जो PTI की तरफ से जो नहीं दायर करा सके? जी नहीं, वो एक जो ऐसे होता है ना कि बनाकर एक लिस्ट बनाकर कि ये 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं, 400 हैं, 500 हैं, वो नहीं दिए, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कल लास्ट डेट थी और आज छुट्टी थी, तो लिहाजा अब कल जो भी वर्किंग डे है तो कल इंशाल्लाह फिर उसके अंदर जो भी है वो किया जाए। ठीक है पंजौथा साहब, एक और अहम मामला जो आपके बानी चेयरमैन PTI हैं इमरान खान, उनकी नाअहली की मुअत्तली के लिए अब सुप्रीम कोर्ट से भी रजू कर लिया गया है, तो उस हवाले से ये मामला आप समझते हैं कि जो इलेक्शन का शेड्यूल है उससे पहले ये मामला तय हो जाएगा? क्योंकि जो लास्ट डेट ऑफ फाइनल लिस्ट जो छपनी है उम्मीदवारों की वो 11 जनवरी की है, और अगर एतराज़ात हो गए, इमरान खान के कागजात तो जमा हुए हैं, मगर अगर एतराज़ात हो गए तो क्या उससे पहले सुप्रीम कोर्ट उनकी नाअहली मुअत्तल कर देगी? कब तक आप चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस नाअहली के हवाले से कोई फ़ैसला करे? देखें मतीउल्लाह साहब, हम तो ये चाह रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मामला जब पेंडिंग था तो वहां पर जैसे 5-7 दिन में नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट दी गई, तो खान साहब के ऊपर तो सिर्फ एक ये केस था जिसमें 3 महीने जो है सजा हुई थी, उनकी सजा सस्पेंड होगी, तो साथ ही उनकी कन्विक्शन जो है वो भी खत्म हो जाती, उन्हें ये ऑर्डर जो है वो भी सस्पेंड हो जाता, तो वो बेहतर था और करना भी चाहिए था, और फेयर ट्रायल और आइन जो है वो। लेकिन वो तो पंजौथा साहब, वो तो आपने अपनी गलती है ना, आपके वकीलों ने तस्लीम किया कि आपकी भी गलती है, आप लोगों ने वो मांगी नहीं थी मुअत्तली नाअहली की, और फैसले की मुअत्तली मांगी नहीं थी आप लोगों ने। देखिए, फैसले की मुअत्तली ना मांगी हो वो जरूरी नहीं है कि अगर आपसे मिस हो गई हो या आपने मांगी ना हो तो दरमियान समात कभी कोई ऐसी बात आए जो कि वो अदालत समझे तो वो प्रेयर के अंदर शामिल भी ना हो तो वो रिलीफ दे दिया जाता है, जो कि आइन का तकाजा या कानूनी तौर पर है, किसी का भी हक जो है वो छीना नहीं जा सकता। और अगर दूसरी बात की जाए तो उसके अंदर अगर हमने प्रेयर नहीं दी और उन्होंने ऑर्डर हमारा सस्पेंड करने के हवाले से जो हमारी दरखास्त थी वो भी खारिज कर दी, लेकिन जो कन्विक्शन के हवाले से अपील है वो तो फिक्स की जाए, अगर वो ही फिक्स कर ली जाती है आज से महीने नहीं, आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कन्विक्शन के खिलाफ जो अपील दायर कर रखी है उसकी जल्द समाअत के लिए कोई दरख्वास्त दी आपने? और कितना अरसा हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? कोई एक दरख्वास्त आपने डाली हो कि इस पर जल्द फैसला कर दे मेरिट पे एक ही दफा? देखें, दरखास्तों की अगर बात की जाए ना अर्ली हियरिंग के हवाले से, तो मेरा ख्याल में कोई 100 के करीबन की होंगी जिनमें नहीं, तोशाखाना की मैं बात करूं जिसमें नाअहली हुई है, इसमें आपने कितने माह से पेंडिंग है ये मामला इमरान खान की नाअहली का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और कितनी दरख्वास्तें आपने दी हैं जल्द समाअत? 5 अगस्त को खान साहब को सजा हुई थी और उसके बाद जो है अदालत के अंदर मामला जो है ये टेकअप जब हुआ तो उसके अंदर आपने देखा कि 25 दिन के बाद जो है इमरान खान साहब की सजा जो है सस्पेंड हुई। लेकिन अगर अदालत समझती तो उस 25 दिन से पहले ही तोशाखाना की अपील फिक्स करके खुद, अब देखें दरखास्त एक आई है रिकॉर्ड के ऊपर, आपने कोई नहीं जमा कराई जल्द समाअत के लिए? 4 महीने तो हो गए, 5 महीने नहीं जल्द समाअत तो मेरिट पे फैसला ले लेते हैं बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट में आप एक नाअहली की मुअत्तली कह रहे हैं। आपको तो चाहिए था पूरा फैसला, आप उस पर फैसला लेते। मतीउल्लाह साहब, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर एक मामला अदालत के सामने जाता है और वहाँ पर
नवाज शरीफ साहब को पेश किया जाता है और उनको बगैर किसी अर्ली हेयरिंग के, बगैर कोई चीज किए उनको 5-7 दिन में रिलीफ दे दिया जाता है। तो उनके ऊपर तो एक केस था, हमने अर्ली हेयरिंग की भी एप्लीकेशन जरूर रिकॉर्ड के ऊपर मैं वो चेक भी कर लेता हूँ, आपके साथ शेयर भी करूंगा। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर अदालत जो बैठी होती है उसका काम होता है इंसाफ देना, और इंसाफ का यही तकाजा होता है कि जो भी शख्स आपके पास आता है तो उसे फिलफौर इंसाफ दिया जाए, उसके अंदर डिले ना किया जाए। इंसाफ के अंदर डिले करना वो इंसाफ से सीधा सीधा इनकार करने। अच्छा, आप ये बताएं कि बल्ले के निशान का क्या बनेगा? ये 13 जनवरी डेडलाइन है इलेक्शन सिंबल की अलॉटमेंट की, इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक। तो ये बल्ले के निशान के हवाले से भी आप सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, तो आपकी क्या तवक्कुआत हैं? कब तक आपको फैसला चाहिए? देखिए, बल्ले के हवाले से जो तवक्कुआत हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मशावरत भी जारी है लीगल टीम की भी, और उसमें ज्यादा चांसेस यही हैं कि हम पेशावर हाई कोर्ट के अंदर ही जाएंगे। लेकिन बात यह है कि बल्ले का निशान छीनने के पीछे जो बदनीति थी कि शायद ये इमरान खान का जो वोट है वो बल्ले के अंदर ऐड है, तो बल्ला इमरान खान के साथ जुड़ा है, तो खान का वोट है, खान के नजरिए का वोट है, लोग खान के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो कप्तान चप्पल हो, चाहे कोई वो पॉलिटिकल लीडर हो, तो जो खान के साथ जुड़ता है वो हीरो है। जो बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने आपको मौका दिया था कि पार्टी के इंतखाबात अपने पार्टी के आइन के मुताबिक कराएं, आपने दूसरी बार भी वो नहीं करा सके, तो फिर निशान का तो कानून में लिखा है कि जो इंतखाबात इंट्रा पार्टी सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उसको नहीं मिलेगा, कानून में लिखा हुआ है। देखें, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की अगर बात की जाए तो 2022 के अंदर भी मतीउल्लाह साहब हमने बिल्कुल आइन के मुताबिक करवाया था, और 2023 में भी इल्जाम ये लगाया गया कि इन्होंने ओपन नहीं करवाया गया, इन्होंने किसी को जनाब मौका नहीं दिया। जनाब देखें, हमने बाकायदा शेड्यूल 29 को जारी किया कि 2 तारीख को इलेक्शन हो रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन को लेटर भी लिखा। इलेक्शन कमीशन ने आगे जो केपी के चीफ सेक्रेटरी हैं और IG KP के हैं उनको मरासला लिखा कि इनको सिक्योरिटी फराम की जाए। लेकिन इसके बावजूद अगर ये कहा जाए कि वो ना मरासला गया है, ना टीवी चैनल के ऊपर चला है, ना हमने कोई इश्तिहार बैठ तस्बा किया है, ना हमने कोई शेड्यूल। अच्छा, क्विकली सर, पंजोता साहब कर ली जाए तो हम उसके अंदर क्या कहते हैं? पंजोता साहब ये बता दें, आप बल्ले का निशान ना मिला तो आप क्या करेंगे? देखिए, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि बल्ले का निशान हर सूरत हमें मिलना चाहिए, और हम उम्मीद से ही अदालतों में जाते हैं। इस वक्त इलेक्शन कमीशन क्योंकि वो 22 तरह के वो डिसीजन दे रहे हैं, और हम अदालत के सामने जब ये मामला टेकअप होगा तो मतीउल्लाह साहब इंशाल्लाह हमें उम्मीद है बल्ले का निशान वापस आएगा। अगर इलेक्शन की बात की जाए तो क्या किसी और जमात का इंट्रा पार्टी इलेक्शन पूछा गया है? जब किसी और का नहीं पूछा गया और जिससे पूछा गया है उसे दूसरी दफा कहा गया, उसने दूसरी दफा आइन के मुताबिक करवा दिया, लेकिन उसका चीनी जो है नुक्ते निकाले जा रहे हैं, उन नुक्तों का फायदा कोई नहीं है। वैसे अगर आपने हार मान ली है तो वो कबूल कर लें कि हम हार गए, हम धांधली के तरीके से आने चाहते हैं, लेकिन धांधली के जरिए भी आया नहीं जा सकता, क्योंकि आवाम जो है 25 करोड़ आवाम है, और आप किस किस को रोकेंगे? तो जब आवाम निकल आए आप करेंगे क्या? आपके पास रास्ता क्या है? अगर बल्ले का निशान ना मिला तो कोई आपका प्लान बी भी है? देखिए, प्लान A, B, C वो तो हमारे होती हैं, लेकिन हमें A, B, C की तरफ जो है वो जाना क्यों पड़ा? उसकी रीजन ये है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं तो फिर आप सियासी मैदान में मुकाबला करें ना। कभी डिस्क्वालिफिकेशन करके, कभी बल्ले का निशान लेकर, कभी नाम जो है लिस्ट के अंदर से हटा कर, ठीक है, और कभी कोई बहाना के पेपर छीन लिए जाए, कभी स्क्रूटनी में इश्तिहारी। अब देखिए, इन्होंने आप आगे जाना है, इन्होंने कहना है स्क्रूटनी पास नहीं हो सकती, ये फलां बंदा इश्तिहारी है, ये है, वो है, तो ऐसी चीजों का फिर फायदा कोई नहीं है ना। फिर आप हार मान लें, और अगर लड़ना है तो फिर सियासी मैदान में शेरों की तरह लड़ें। अगर आप निशान है शेरों की तरह लड़ें, ये आपने दुरुस्त कहा, क्योंकि शेर का निशान तो बाकी है, बल्ले का निशान नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक। MB सोमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सोमरो साहब, आप 20 साल से इलेक्शन कमीशन को कवर कर रहे हैं, तो आप बताएं कि ये माजी में कभी किसी सियासी जमात से उसका इंतखाबी निशान छीना गया, किस बुनियाद पे, और फिर उसका क्या फ़र्क पड़ा था, क्या असर पड़ा था उसका? माजी में इंतखाबी निशानात से, पॉलिटिकल पार्टी से डर की तारीख रही है। ज़ियाउल हक ने उसको लगा कि पीपल्स पार्टी को हराना मुश्किल है, तो उन्होंने 85 की इलेक्शन ही गैर जमाती बुनियाद पे कराए, जिसमें किसी को भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को निशान नहीं था, हर बंदा इंडिपेंडेंट लड़ा था। वो फिर पीपल्स पार्टी में बेनज़ीर भुट्टो ने उस इलेक्शन का बायकॉट किया था, और फिर पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये कहते हैं कि उन्होंने सारी ज़िंदगी ये कहा कि ये मुझसे सबसे बड़ी सियासी गलती हुई। तो अब PTI को अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो PTI के लिए तो 85 की इलेक्शन ही हो जाएगी, क्योंकि PTI के हर कैंडिडेट को
सूबाई हल्का हो या कौमी असम्बली का हल्का हो, हर हल्के में अलग निशान मिलेगा। यानी कि पार्टी के इलेक्शन का जो इंतखाबी निशान होता है पार्टी का, उससे खौफजदा जो है वो एक फ़ौजी आमर और फ़ौजी हुकूमत रही है। वो हमारे पाकिस्तान की जो तारीख है ना, वो इलेक्शंस की बहुत भयानक है। पहली मर्तबा हिस्ट्री में हर बालिग शहरी को वोट का हक दिया गया 1970 में। हमने 70 के इलेक्शन जिसको पब्लिक ने मैंडेट दिया, हमारे प्रीएम्बल में ये है, आइन के प्रीएम्बल में ये है कि हाकमियत अल्लाह ताला की होगी, मगर ये रियासत के अख्तियारात जो है मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए चलाए जाएंगे, निगरान हुकूमतों के ज़रिए नहीं। ये मंशा है आइन की। तो उसके लिए इलेक्टेड पर्सन ज़रूरी है। 70 के इलेक्शन हुए, जिनको मैंडेट मिला, हमने मुल्क तोड़वा दिया, मगर उनको हमने अख्तियारात नहीं दिए। और फिर बाकी बचा जो पाकिस्तान था, तो उसमें जो भुट्टो साहब जीते थे, फिर भुट्टो साहब ने हुकूमत की। उसके बाद भुट्टो साहब ने 77 के इलेक्शन कराए, वो अफरा तफरी फैली, ज़ियाल हक ने माशरा लगाई। फिर 85 के इलेक्शन उन्होंने गैर जमायती बुनियाद पे किए। 88 में आपको पता है कि IGI को पैसे दिए गए, IGI फार्म की गई। 1990 में 88 में फार्म हुई, बट एनीवे ये पहले तलवार का सिंबल होता था। पहले 70 और 77 में पीपल्स पार्टी तलवार पे लड़ी है। 88 में जब इलेक्शन हो रही थी तो पीपल्स पार्टी को तलवार का निशान इसलिए नहीं दिया गया था कि तलवार अली का निशान है, तो ये तीर किसी और का निशान है, तो वो पीपल्स पार्टी के लिए नया निशान होगा, तो वो जीत नहीं पाएगी। तो उससे नतीजे पे भी फर्क पड़ा। तो नहीं, 88 की हर IGI बनाई गई, सारे लोग इकट्ठे थे। आज जो नवाज शरीफ साहब हैं, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई से लेकर जितने लोग थे इकट्ठे थे, मगर उसके बावजूद बेनज़ीर भुट्टो ने IGI को शिकस्त दी और वो हुकूमत बनाई, मगर उसकी हुकूमत को 18 महीने तक नहीं चलने दिया, कमज़ोर हुकूमत। मगर दूसरी भी इलेक्शन 90 की इलेक्शन भी IGI की प्लेटफॉर्म पे लड़ी। नवाज शरीफ साहब पहली इलेक्शन जो PMLN के प्लेटफॉर्म पे लड़े हैं वो 93 में लड़े। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये तो इलेक्शन सिंबल की एक पॉलिटिक्स तो रही है, मगर आपके ख्याल में अगर अब तहरीक इंसाफ का ये इलेक्शन सिंबल या बल्ला नहीं होता बैलेट पेपर के ऊपर, तो इसका क्या तकनीकी एतबार से इसका क्या नुकसान होता है? जैसे टेक्निकल देखें, वोटर के लिए क्या मसला होता है और उम्मीदवार के लिए क्या मसला होता है अगर उसको पार्टी का निशान नहीं मिलता, और इसका दूसरे लोग कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? देखें, बहुत मुश्किल होगा आम कैंडिडेट जो हल्के का कोई सूबाई हल्के पे है, कोई नेशनल असेंबली पे है। अब जो जितने भी वोटर्स हैं उसमें बहुत सारे रिमोट एरियाज के लोग हैं, वो निशान देखकर उनको पता होता है कि ये फलां पार्टी का है, ये फलां पार्टी का है। अब नाम याद रखना, फिर उसके निशान हर हल्के के अलग रखना। अब सुनेंगे कि भाई PTI के मतीउल्लाह भी हैं या MB सुमरो भी हैं, तो फलां को अलग निशान है, मुझे अलग निशान है। और दूसरा तालीम की भी कमी होती है, लोग निशान देख के वोट डालते हैं, वो बुजुर्ग लोग, पुराने लोग हैं, गैर तालीम याफ्ता लोग हैं। और PTI को एक तो टेक्निकली ये लोग जो वोटर्स हैं उनको कन्वेंस करना बहुत तो PTI के कैंडिडेट्स के लिए मुश्किल होगा, मगर उसके बावजूद PTI एज ए पार्टी अगर वो जीत भी गए बग़ैर निशान के, बल्ले के निशान पे, तो वो किस वक्त भी अपनी वफादारी चेंज करा दें। खान साहब उनको नायल नहीं करवा सकते, डीसीट नहीं करा सकते, वो PTI के वफादार नहीं रह सकते, पार्टी डिसिप्लिन उन पे फ़र्ज़ नहीं होगा क्योंकि कानून उन पे कोई लागू नहीं होगा। और ये काम नवाज शरीफ के साथ भी हो चुका है। जी, ये नवाज शरीफ के साथ सेनेट की इलेक्शन हुई, तो एंड टाइम पर, इलेक्शन के टाइम पर सेनेट की नवाज शरीफ की जो जारी करदा टिकटें थी वो टिकटें सारी उड़ा दी गई। अब मुशाहिद हुसैन से लेकर आसिफ करमानी से लेकर बहुत सारे जो सेनेटर्स हैं नून लीग के अभी भी ऑफिशियल रिकॉर्ड में इंडिपेंडेंट हैं। तो अगर वो कोई नून लीग के कहने पे 3 चीज़ें हैं, आइन के तहत वो पार्टी के कहने के अलावा अपनी मर्जी नहीं कर सकते, आइनी तरमीम, बजट में और प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन में। अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं कि जो PTI है एज अ पार्टी, अब वो किसी उम्मीदवार को अपना टिकट नहीं दे सकती टेक्निकली,
क्योंकि उसका तो सरबराह ही नहीं है। लिस्ट जो जारी हुई है सियासी जमातों की, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह के नाम वाली जगह खाली छोड़ दी गई। बगैर सरबराह की पार्टी है इस वक्त पीटीआई, और जो कल क्योंकि इलेक्शन हुए नहीं है और पुराने वाला सरबराह नायल है जी, जो अपना कौमी असम्बली की 10 हैं अक़लियत की नशस्तें या ख़वातीन की जो 60 नशस्तें हैं, उस पे जो इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट जारी की है, तो उसमें कौमी असम्बली के जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की जारी नहीं की है, क्योंकि उनको वो ट्रीट नहीं कर रहे, तो वो उनका कोई सरबराह नहीं है, किसकी साइन से जमा होने हैं। उसकी कल की डेट आखिरी तारीख थी। अब टेक्निकली अदालतों को अगर कोई बल्ले के निशान पे आर्डर करते हैं तो अदालतों को ये आर्डर भी करना होगा जो रिज़र्व सीटें हैं, फिर अक़लियत की हों या ख़वातीन की, उनकी जो प्रायोरिटी लिस्ट जमा कराने की डेट गुजर गई है, एक टाइम कानून का पीटीआई को रियायत दी जाए और उससे लिस्ट ली जाए। अगर क्योंकि पीटीआई से लिस्ट नहीं दी जाएगी तो पीटीआई को रिज़र्व सीटें नहीं मिलेगी, और बल्ले का निशान नहीं मिला तो पीटीआई भले जितनी भी अपना लेके आए अपना इंडिपेंडेंट बगैर निशान पर, तो उसका पीटीआई को फ़ायदा नहीं होगा। उसका फ़ायदा दूसरी पार्टीज़ जो हैं, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और जो दीगर पार्टी अगर इलेक्शन जीत के आती हैं उनको होगा, क्योंकि वो जो फिर रेशो बनता है जनरल सीटों जीतने के बाद, फिर वो पार्टी की सीटों पे बनता है, वो पार्टी के बुनियाद पे बनता है। वो पहले अगर 10 पे बनता था तो वो कम हो जाएगा, वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, अब इस काम के लिए जो आखिरी तारीख है इलेक्शन सिंबल के अलॉटमेंट की, वो 13 जनवरी। तो इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट में जो ये केस लगा है उसका फैसला होना पीटीआई के लिए ज़रूरी है कि पेशावर हाई कोर्ट को इसका फैसला करे। मगर इसके साथ ही जो कुछ उम्मीदवारों ने कागजात वापस भी लेने होते हैं, तो वो उस वक्त तक वापस नहीं लेते जब तक उन्हें पता ना चल जाए कि उनकी पार्टी ने टिकट किसको दी है। अभी तक तो सारे उम्मीदवार उम्मीद से, और फिर जो मुखालफीन हैं वो भी पीटीआई के नाम पर ही फिर जो है ख़ुद को अपने सामने जाहिर करके लोगों को कंफ्यूज भी कर सकते हैं, या दूसरी जमातें जिनके पास टिकट नहीं है। मद्दी भाई देखें, पीटीआई के पास एक बहुत बड़ी लीगल टीम है और वो बेहतर समझ सकते हैं अपना फैसला, मगर मेरे ख़्याल में पीटीआई जो फोरम का इंतखाब कर रही है वो दुरुस्त नहीं कर रही है। पेशावर हाई कोर्ट पीटीआई को हाई कोर्ट के बजाय सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि टाइम नहीं है। मतलब हाई कोर्ट गए, फ़र्ज़ करें पेशावर हाई कोर्ट गए, पेशावर कोर्ट अगर फ़र्ज़ करें कि इनके हक़ में फ़ैसला दे दिया, तो इलेक्शन कमीशन के पास ये अख्तियार होगा कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। फिर सुप्रीम कोर्ट में कब वो केस सुना जाएगा, कब फैसला आएगा, तो ये लटक जाएगा। इलेक्शन में अब टाइम नहीं बचा, 40 डेज बचे हैं। अब सारी अगर 11th ओवर में आखिरी मरहल में अगर कोई फैसला आ जाता है तो आपको फिर पोल डेट आगे करनी पड़ेगी, वो ऐसे काम नहीं होगा। पोल डेट तो मुश्किल ही है फिर आगे। हाँ, बरल वो तो अदालत के कहने, अगर हाई कोर्ट कहे तो फिर अदालत के कहने पे मुश्किल है। हाई कोर्ट 8 फरवरी को छेड़ सकती है, क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा रखी है, पत्थर पे लगी नहीं कर सकती वो। इसलिए तो अब पीटीआई को देखें, पीटीआई के बगैर इलेक्शन की हैसियत क्या सवालिया निशान होगी ना। अब पीटीआई को आप इस वक्त नहीं आउट कर सकते हैं, इलेक्शन की हैसियत नहीं रहेगी। पीटीआई को अगर आपको रखना है, जैसे अभी शेड्यूल और जो आप पीटीआई से मुराद बल्ले का निशान है जी, क्योंकि उसके बगैर तो पार्टी आई नहीं, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो निशान नहीं है। तो फिर देखिए यही मामलात खान साहब को जब हुकूमत में थे, खान साहब कोशिश कर रहे थे कि जो बल्दियाती इलेक्शंस हों वो बगैर पार्टी बुनियाद के हों। तो वो जब इक़्तिदार में लोग आते हैं, ये पीएमएलएन ने भी माजी से नहीं सीखा, पीपल्स पार्टी ने भी माजी से नहीं सीखा और पीटीआई ने भी नहीं सीखा। आज पीटीआई वाले चीख रहे हैं ना, तो ये इनको ये याद क्यों नहीं है 18 की इलेक्शन, 18 में नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले चीख रहे थे
और क्योंकि इनको इक़्तिदार में आने के लिए अपने सारे रास्ते साफ नजर आ रहे थे, इसलिए इनके लिए सब अच्छा था। अच्छा, आप ये बताएं कि जिस वजह से ये इलेक्शन का निशान छीना गया है पीटीआई से बल्ला, वो वजह पार्टी के अंदर जो इंतखाबात हैं वो सही नहीं थे, तो क्या बाकी सारी जमातें जो हैं वो बड़े आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात कराती हैं? आपको तो पता है नून लीग है, पीपल पार्टी है, दूसरी जमातें, उनके अंदर कैसे इंतखाबात होते हैं? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ में वो कोई भी पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलएन हो, किसी में भी जमहूरियत नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा बहुत आप एक आधी जमात को दे सकते हैं। तो फिर वो कैसे इलेक्शन सिंबल उनको मिल जाता? वो एक आधी पार्टी को जमात इस्लामी है, उनका ये मानना पड़ेगा, वो वक्त पे इलेक्शन कराते हैं और उनका प्रोसेस किस हद तक ड्यू प्रोसेस होता है। बाकी ये देखें, ये कानून की रिक्वायरमेंट है, आपने खुद आइन बनाया है, पार्टी का आइन, कानून भी है, अब पार्टी का आइन बनाया हुआ है, आपके पार्टी के आइन के बुनियाद पर उसमें लिखा है कि इतने टेन्योर के बाद हमारी सूबाई और मरकजी बॉडी की इलेक्शन होगी, तरीक़ेकार भी आपने तय किया हुआ है, तो वो उस टेन्योर में आपको इलेक्शन कराने चाहिए, वो आप नहीं कराए। अब ये बात नहीं तो बाकी पार्टी, ये बात दुरुस्त है कि दूसरी पार्टीज़ भी इस तरह इलेक्शन कराती हैं, मगर ये भी देखें ना, हाँ, पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन या पीएमएलएन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हों, तो उसके खिलाफ अगर कोई गया हो इलेक्शन कमीशन और हम कहें फिर उस पे इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं किया, एतराज नहीं किया। काफली का एक मसला हुआ, आपको याद है कि चौधरी शुजात साहब को हटा दिया गया था, उसके इंतखाबात को चैलेंज किया था, इलेक्शन कमीशन ने रिवर्स कर दिया। तो दूसरी पार्टीज को के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को चैलेंज नहीं किया जाता। बाकी ये बात दुरुस्त है, जैसे पीटीआई ने इलेक्शन कराई इस तरह दूसरी पार्टियां भी कराती हैं। जो सवाल पीटीआई से किए गए 30-32 वो कभी दूसरी पार्टियों से नहीं हुए और अभी वो सिंबल के साथ माशाल्लाह इलेक्शन भी लड़ेंगे। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे जो कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी है, उस स्क्रूटनी के अमल को 25 दिसंबर से 30 दिसंबर के दौरान मुकम्मल किया जाना है। ये तकरीबन 6 दिन का वक्त है। इस स्क्रूटनी में होता क्या है और इलेक्शन कमीशन कैसे मालूम करता है कि ये जिस शख्स ने जिस हलके के लिए कागजात नामजदगी दाखिल कराए हैं, इस शख्स ने इन कागजात में दी गई मालूमात उसकी दुरुस्त हैं? ये मालूम कैसे होता है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। वेलकम बैक। साफ़ी प्रोग्राम में एमबी सोमरा साहब ये बताएं, ये कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का मकसद क्या है और ये कागजात नामजदगी में कौन सी मालूमात होती हैं जो वोटर के लिए जानना ज़रूरी है, और कागजात नामजदगी क्या सिर्फ इलेक्शन कमीशन की अलमारियों में बंद करने के लिए होते हैं या वोटरों को बताने के लिए होते हैं कि ये आपका उम्मीदवार है और ये इसके असासे हैं, ये इसकी मालूमात हैं, आप इसकी बुनियाद पे वोट दें? तो ये कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी क्या होती है? देखिए, अभी कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं, कल आखिरी तारीख थी, लिस्ट भी हो गई है। अब कैंडिडेट्स को अपने जितने भी कानून के तहत असासों से लेकर हर चीज़ डिक्लेयर करनी थी, उन्होंने अपने हिसाब से डिक्लेयर कर दी है। अब जो किसी भी उम्मीदवार ने डेटा दी है अपने फॉर्म में लिखकर, अब इसको चेक किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन इनके CNIC नंबर जितने भी कैंडिडेट हैं वो नादरा को भेजेगी, नादरा उनको हर एक कैंडिडेट की पूरी फैमिली ट्री भेजेगी। फिर उन फैमिली ट्रीज पर देखा जाएगा कि भाई जो उसके डिपेंडेंट्स हैं क्या उन्होंने अपने एसेट्स में शो किए हैं, ज़ेरे कफ़ालत अफ़राद नहीं है जी, वो देखा जाएगा। उसके अलावा मुख्तलिफ जैसे वापडा है, बिजली की कंपनियां हैं, गैस कंपनियां हैं, टेलीफोन है, यूटिलिटीज़ के दूसरे जो हैं, उन सारे इदारों को लिखा जाता है कि भाई ये CNIC नंबर है, इसके अगेंस्ट आपको
कितनी बकाया जाते हैं। इवन सुप्रीम अपना इसको बैंकों को स्टेट बैंक को लिखा जाता है, वो जो कर्जे होते हैं उनके ऊपर, उनकी कंपनीज के ऊपर, अगर किसी बोर्ड में किसी कंपनी में 60% से ज़्यादा शेयर होल्डर है, 50% से ज़्यादा शेयर होल्डर है, तो वो अगर कंपनी मकरूज है तो वो उस पर भी असर पड़ता है। तो ये सारी तफसीलात इवन मुख्तलिफ महकमों को लिखा जाता है, कि नेब को लिखा जाता है, FIA को लिखा जाता है, इन पे केसेस कितने हैं, तो वो केसेस भी मतलब आ जाते हैं, तो वो उनकी सारी स्क्रूटनी होती है। फिर रिटर्निंग ऑफिसर ये फैसला करते हैं कि इसका फॉर्म मंजूर किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। अब मैं आपके सामने कुछ अदाद शुमार रखता हूँ। ये जो इलेक्शन कमीशन के अदाद शुमार है, इनके मुताबिक 28,626 जो हैं कागजात नामजदगी जमा हुए। अब ये 28,626 कागजात नामजदगी की जो स्क्रूटनी है पूरे मुल्क में, ये 6 दिनों में होनी है, 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक। तो 6 दिनों में ये तकरीबन 28-29 हज़ार कागजात नामजदगी, क्या ये मुमकिन है? ये तमाम जो है ये मुमकिन इसलिए है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हैं, 2 रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, 3 लोग हैं। और कुल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 141-42 इतने हैं। तो वो किसी में 500 हैं, किसी में 300 हैं, किसी में 200 हैं, तो वो स्क्रूटनी हो जाती है। और उसके लिए 6 दिन जो हैं वो ठीक है, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन के हाथ में चीज़ें हैं नहीं, क्योंकि सेक्शन जो 57 है उसमें ये लिख दिया गया है कि जिस दिन शेड्यूल जारी होगा वो उसका 6ठा दिन नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराने का आखिरी तारीख होगी। फिर एक स्टेप के डेट दी गई है, तो वो इलेक्शन कमीशन। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो कागजात नामजदगी में जो इलेक्शन लड़ने वाले सियासतदान अपनी मालूमात देते हैं अपनी असासों के बारे में, क्या अवाम तक ये मालूमात पहुँच पाती हैं? देखें, वो इलेक्शन कमीशन अगर हम रियासत के साथ, अपने मुल्क के साथ और अवाम के साथ ही उनका भला किस्में है ये सोचें, तो फिर इलेक्शन कमीशन को एक बंदे का नॉमिनेशन फॉर्म जिस दिन जमा होता है उसी दिन उसको पब्लिश करना चाहिए, आम आदमी के दस्तरस में लाना चाहिए। फ़र्ज़ करें मैंने नॉमिनेशन फॉर्म में एक मालूमात लिखी है, भाई वो अगर आम आदमी तक पहुंचेगा तो मेरे गांव के लोग कहेंगे भाई इसने तो झूठ बोला है, ये चीज़ें इसकी हैं, इसने नहीं लिखी हैं, तो वो बंदा पकड़ में आ जाएगा। या एक बंदे ने मतलब जितनी चीज़ें लिखी है, तो वो जो मुखालफीन हैं या इवन रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास बहुत सारी पब्लिक से इनपुट जाएगा, डिटेल पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन जाएगी, तो वो एक छलनी जो है वो अच्छा काम करेगी। मगर हम क्या करते हैं, हर चीज़ को डंप कर देते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में 70 से पॉलिटिशियंस जनरल इलेक्शन जो फ़ी आदमी फ़ी वोट के बुनियाद पे आ रहे हैं, आप तसव्वुर करें 70 में जिन्होंने जनरल इलेक्शन में नॉमिनेशन फॉर्म भरे, उनके नॉमिनेशन फॉर्म की तफसीलात विथ असासा जात अगर वेब पे होती, तो ये आज जो लोग कहते हैं ना नवाज शरीफ के पास 85 से पहले इतने पैसे नहीं थे, अगर 85 में इलेक्शन लड़े नवाज शरीफ, उसका नॉमिनेशन फॉर्म में जो उसकी पहली डिक्लेरेशन थी वो इलेक्शन कमीशन पब्लिश कर देता, तो आज नवाज शरीफ के लिए ये सवालात कैसे ये बड़ी अहम आपने बात की कि अगर माजी में हमने अवाम को ये कागजात नामजदगी की मालूमात दी होती तो आज स्क्रूटनी में भी बड़ी मदद मिलती। अच्छा सुमरू साहब, एक और अहम सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन हर इलेक्शन के बाद एक कंप्लीट रिपोर्ट शाया करता है। 2013 की भी शाया हुई, उससे पहले भी हर इलेक्शन की। 2018 के जो इंतखाबात हैं जिसमें बड़ी बातें हुई और आज तक हो रही हैं कि किस तरीके से इंजीनियरिंग हुई, 2018 के इंतखाबात के बारे में इलेक्शन कमीशन ने आज तक रिपोर्ट क्यों नहीं जारी की, वो कंप्लीट रिपोर्ट? देखिए, मैंने जब से इलेक्शन कमीशन मैंने कवर करना शुरू किया है, तो मेरे हिसाब से ये पहली इलेक्शन कमीशन है
जिसको 70 से लेकर इस वक्त तक जितनी भी कमीशंस रही हैं उनको इतनी नाकामी नहीं हुई है जितनी इनको हुई है। 70 से लेकर हर इलेक्शन से पहले, अगर 70 का इलेक्शन हुआ तो 77 की इलेक्शन से पहले डिटेल उनकी रिपोर्ट जाया हुई। एक पार्ट 1 होता है, बुक होता है, उसमें पोलिंग से लेकर अखराजात तक, रबड़ से लेकर पेंसिल तक, स्टैम्प, यानी हर इलेक्शन एक एक चीज होती है उसमें। दूसरा बुक होता है पार्ट 2 जो होता है, उसको डिटेल रिजल्ट कहा जाता है। कौन सा हल्का था, उसमें कितने कैंडिडेट तो क्यों नहीं हुआ 2018? तो वो ये पहली मर्तबा है हर इलेक्शन के डिटेल रिपोर्ट छाया हुई है। ये पहली मर्तबा हुई है कि इस इलेक्शन कमीशन ने 2018 की नहीं छपवाई। क्यों नहीं छपवाई? मेरी आज भी किसी से बात हुई, हाँ। तो इन्होंने ये फैसला किया है क्योंकि हम हर साल एक रिपोर्ट जाया करते, तो वो बस वो काफ़ी है, इसलिए ये डिटेल रिपोर्ट जाया। वो रिपोर्ट्स में कोई तफसीलात नहीं होते। अब ये एक हिस्ट्री है जो डिटेल रिपोर्ट होती है, तो वो आने वाली तारीख में भी काम आती है। तो काम आती है। ये नहीं फारन जी, ना तो जाने वाली तारीख में हमारी कौम को कुछ फ़ायदा मिला किताबों में, ना आने वाली तारीख में लग रहा है। उम्मीद है कि जो 2024 के इलेक्शन होंगे इसकी डिटेल रिपोर्ट जो है वो 2029 के इलेक्शन से पहले ज़रूर शाया हो जाएगी। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।